अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने सेमेस्टर का 9th वीक का लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपका 17th और 18th लेक्चर होगा। इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, द टॉपिक इज़ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट की क्या इम्पोर्टेंस है, इंटरनल ऑडिट की क्या मीनिंग्स हैं, इंटरनल ऑडिट का क्या स्कोप है, ये इस चैप्टर में हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी इंटरनल ऑडिट के बारे में आप बीकॉम लेवल पर पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें फोकस ये होता है, प्राइमरीली ये बताया जाता है कि इंटरनल ऑडिट का मतलब है ऐसा ऑडिट है, ऐसी एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जिसमें इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। बाकी ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स की तरह ऑर्गेनाइजेशन का एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। वो कॉन्टीन्यूस बेसिस पर होने वाली ट्रांजैक्शंस को एग्जामिन करते हैं। लेकिन ऑडिट एंड अश्योरेंस, एडवांस ऑडिट में आप जो इंटरनल ऑडिट पढ़ेंगे, ये स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। इसमें एक्चुअली क्या स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मीनिंग है इंटरनल ऑडिट के, ये डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ इस चैप्टर की आउटलाइन डिस्कस करता हूँ। इस चैप्टर में हम सबसे पहले तो इंटरनल ऑडिट का कॉन्सेप्ट, मीनिंग डिस्कस करेंगे। फिर इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी रिपोर्ट कैसी होती है। देन हम फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑडिट को डिस्कस करेंगे। देन लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट एंड आउटसोर्सिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट। और फिर हम डिस्कस करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट। एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट में क्या टेक्निकल डिफरेंसेस हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। बीकॉम लेवल पर जब आपने एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट का डिफरेंस डिस्कस किया था तो आपने जनरल डिफरेंसेस जो हैं वो डिस्कस किए थे। अब इंशाल्लाह ताला हम टेक्निकल डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का होगा असेसमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शंस बाय एक्सटर्नल ऑडिटर। और लास्ट टॉपिक दैट इज़ इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि आउटलाइन के ये डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट तक जो टॉपिक्स हैं इनको डिस्कस करें। लेट्स मूव टू द मीनिंग्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट के क्या मीनिंग हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है जानना आपके लिए कि इंटरनल ऑडिट जो है वो नॉट ओनली इट मीन्स कि इंटरनल ऑडिट एक ऐसा ऑडिट है जो इंटरनली कंडक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट एम्प्लॉयज़ कंडक्ट करते हैं, बल्कि इंटरनल ऑडिट अपने फंक्शन के लिहाज से, अपनी एक्टिविटी के लिहाज से, अपने वे ऑफ डूइंग वर्क के लिहाज से एक डिफरेंट मीनिंग रखता है। इंटरनल ऑडिट एक टाइप ऑफ एक्टिविटी है जिसको इंटरनल ऑडिट कहा जाता है। कौन सी टाइप ऑफ एक्टिविटी है, तो इस डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आप इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद काफ़ी हद तक इंटरनल ऑडिट के बारे में जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इंटरनल ऑडिट क्या है? इट इज़ एन अप्रेजल एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटी। ये एक अप्रेजल एक्टिविटी है और मॉनिटरिंग एक्टिविटी है। अप्रेजल का मतलब ये है जी जिसमें किसी की अप्रेजल की जाती है, जिसमें किसी की राय ली जाती है अबाउट परफॉर्मेंस, अबाउट द वे ऑफ डूइंग वर्क। तो इंटरनल ऑडिट एक अप्रेजल एक्टिविटी है जिसमें आपकी जो करंट एक्टिविटीज़ हैं, करंट ऑपरेशंस हैं, बिज़नेस ऑपरेशंस हैं, उनके बारे में एक्सपर्ट की राय ली जाती है, ओपिनियन ली जाती है। और ये एक मॉनिटरिंग एक्टिविटी है, एक सुपरविजन एक्टिविटी है जिसमें सुपरवाइज़ किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। तो ये एक अप्रेजल एक्टिविटी है और मॉनिटरिंग एक्टिविटी है विच इन्वॉल्व, जिसमें क्या शामिल है, जिसमें एग्ज़ामिन किया जाता है, इवैल्यूएशन की जाती है और फिर रिपोर्टिंग की जाती है टू द मैनेजमेंट को रिपोर्ट दी जाती है। ना सिर्फ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अकाउंटिंग के बारे में भी और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में भी। आप इस डेफिनेशन पर अगर फोकस करें तो इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट में क्या डिफरेंस है। देखें, एक्सटर्नल ऑडिट एक अप्रेजल एक्टिविटी तो है जिसमें आप एक्सटर्नल ऑडिटर की अप्रेजल लेते हैं, लेकिन वो एक मॉनिटरिंग एक्टिविटी नहीं है। सारा साल कोई मॉनिटर नहीं कर रहा होता, कोई वॉच नहीं कर रहा होता, कोई सुपरवाइज़ नहीं कर रहा होता।
उसमें भी एग्जामिनेशन होती है, इवैल्यूएशन होती है और रिपोर्टिंग होती है। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट में रिपोर्टिंग किसको की जाती है? स्टेक होल्डर्स को, पब्लिक को, शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को। जबकि इंटरनल ऑडिट जो होता है ना, ये इंटरनली जो मैनेजमेंट है उनके लिए होती है। उन्हें परफॉर्मेंस का पता चलता है, ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ का पता चलता है, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग का पता चलता है। और इसमें अप्रेजल, मॉनिटरिंग, एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन और रिपोर्टिंग होती है अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में भी और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में भी। जबकि एक्सटर्नल ऑडिट में सिर्फ़ और सिर्फ अकाउंटिंग सिस्टम को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया जाता है। जबकि इंटरनल ऑडिट में अकाउंटिंग के साथ कंपनी के जितने भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब है कंपनी के अंदर जितना भी निज़ाम है, चाहे वो परचेज सिस्टम है, चाहे वो सेल सिस्टम है, चाहे वो एडवर्टीज़मेंट है, चाहे वो कैश सेल्स है, चाहे वो बैंक के साथ आपकी डीलिंग है, हर तरह का सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है उसके बारे में अप्रेजल ली जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है। चाहे वो आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, सब सिस्टम्स के बारे में राय ली जाती है, एक्सपर्ट की अप्रेजल ली जाती है और मॉनिटर किया जाता है, सुपरविज़न की जाती है, चेक किया जाता है कि क्या आपके जो सिस्टम्स हैं वो बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हैं या नहीं हैं। तो मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं, इंटरनल ऑडिट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इंटरनल जो डिपार्टमेंट है वो इंटरनल ऑडिट करता है। बेसिकली इंटरनल ऑडिट का मतलब है जो कंपनी के अंदर कंपनी की मैनेजमेंट के लिए काम किया जाता है, कंपनी की मैनेजमेंट को आगाह करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, उनको बताने के लिए कि कंपनी कैसा वर्क कर रही है। दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप डिपार्टमेंट बना दें और वो सुपरविज़न करते रहें, वो चेकिंग करते रहें तो हम कहेंगे जी ये इंटरनल ऑडिट है। इसके बाकायदा एक्टिविटीज़ हैं, इसमें अप्रेजल होगी, मॉनिटरिंग होगी, एग्जामिनेशन की जाएगी, इवैल्यूएशन की जाएगी, फिर रिपोर्ट बनाई जाएगी मैनेजमेंट के लिए, अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में भी और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में भी। तो इंटरनल ऑडिट जो है ये बड़ा अहम रोल प्ले करती है इन असेसिंग एंड मॉनिटरिंग इंटरनल कंट्रोल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर। कंपनी के अंदरूनी जितने भी निज़ाम है, जैसे मैंने बताया ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, हर सिस्टम के बारे में असेसमेंट की जाती है, उसका पता चलाया जाता है, उसकी एग्जामिनेशन की जाती है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, ताकि हर चीज़ कायदे और कानून के मुताबिक हो। इस बात को इंश्योर किया जाता है। एक्सटर्नल ऑडिट का मकसद इंश्योर करना नहीं होता, लेकिन इंटरनल ऑडिट का मकसद होता है इंश्योर करना, मॉनिटर करना, ताकि चीज़ों को इन लाइन रखा जाए, वायलेशन को रोका जाए, मिसस्टेटमेंट्स को रोका जाए, हर चीज़ को कायदे और कानून के मुताबिक चलाया जाए। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की तरफ। इंटरनल ऑडिट में जो रिपोर्ट बनाई जाती है, दैट रिपोर्ट इज़ नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट। मतलब किसी कानून के मुताबिक कंपनी के लिए लाजमी नहीं होता कि आपने इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, उसे पब्लिश करना है या उसे आपने बनाना है लाजमी और उसको कहीं सबमिट करवाना है। जबकि एक्सटर्नल ऑडिट में आप जानते हैं रिपोर्ट बनाई जाती है मेंबर्स के लिए, उस रिपोर्ट को SCCP में भी जमा करवाया जाता है और उसे पब्लिकली भी पब्लिश किया जाता है। जबकि इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनाना कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपनी चाहे तो बनवा ले, चाहे तो ना बनवाए। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का कोई ख़ास फॉर्मेट नहीं है, हर कंपनी अपने लिहाज से बनवा सकती है, उसकी कोई स्टार्टिंग और एंडिंग रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि आपने इस फॉर्मेट के मुताबिक बनाना है। इसी तरह एक इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जो है, इसमें जो एड्रेस किया जाता है, मुखातिब किया जाता है, वो मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स को किया जाता है। मतलब इंटरनली जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है, टॉप लेवल, मिडल लेवल मैनेजमेंट, ये उनके लिए रिपोर्ट बनाई जाती है। वो बनवाते हैं रिपोर्ट अपनी मालूमात के लिए, जानने के लिए कि कंपनी के ऑपरेशंस कैसे हैं, कंपनी की एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म हो रही हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ये कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट है, इसको पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया जाता, लेकिन इट कैन बी शेयर्ड विद एक्सटर्नल ऑडिटर। लेकिन आप एक्सटर्नल ऑडिटर से ये शेयर कर सकते हैं कि हमने इंटरनल ऑडिट करवाया है, उसकी ये रिपोर्ट्स हैं, उसकी ये फाइंडिंग्स हैं,
ताकि एक्सटर्नल ऑडिटर को हेल्प मिले एक्सटर्नल ऑडिट करने में। इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसका बड़ा अहम किरदार है इंटरनल ऑडिट का। इंटरनल ऑडिट बताता है कि सारा साल इंटरनल ऑडिटर को कहाँ कहाँ पर रिस्क नज़र आया, कहाँ पर चांसेस नज़र आए कि वहाँ पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकती हैं, अहम नौयत की गलतियाँ हो सकती हैं, रद्द-बदल हो सकता है, खिलाफ वर्जियाँ हो सकती हैं। तो इंटरनल ऑडिटर क्योंकि सारा साल एसोसिएटेड रहता है तो उसको पता चल जाता है कि कहाँ रिस्क पाया जाता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स का। तो इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका कोई ख़ास फॉर्मेट नहीं है, ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होती है, इसको पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया जाता। एक्सटर्नल ऑडिटर से आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं और इसका फ़ायदा ये होता है, ये आपको रिस्क को डिटेक्ट करने में, रिस्क किस चीज़ का, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के होने का रिस्क डिटेक्ट करने में आपकी हेल्प करती है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जो है। आउटलाइन के मुताबिक देखें जी, हमने मीनिंग्स ऑफ इंटरनल ऑडिट भी डिस्कस कर लिए और रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट भी डिस्कस कर ली। लेट्स मूव टू द स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का क्या स्कोप है, क्या फंक्शंस हैं, इंटरनल ऑडिट में क्या किया जाता है। तो इंटरनल ऑडिट क्या है? इट इज़ अ फंक्शन प्रोवाइडेड ईदर बाय एम्प्लॉय ऑफ द एंटिटी और सोर्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इंटरनल ऑडिट आप चाहें ईदर बाय एम्प्लॉयज ऑफ द एंटिटी, कंपनी के मुलाजमीन से करवा सकते हैं, डिपार्टमेंट बनाकर परमानेंट एम्प्लॉयज़ को हायर करके, और सोर्स फ्रॉम एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, और आप किसी एक्सटर्नल पार्टी को भी बुला सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बुला सकते हैं, अकाउंटेंसी फर्म को बुला सकते हैं और उन्हें आप कह सकते हैं भाई हम आपको इतना पे करेंगे, हमें इंटरनल ऑडिट करके दें। इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या हुआ? वही अप्रेजल, मॉनिटरिंग, एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट। ना सिर्फ अकाउंटिंग बल्कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में भी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप किसी एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर, जो अकाउंटेंसी फर्म हैं जो एक्सटर्नल ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं या अदर अकाउंटेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, आप उनको पे करके भी उनसे इंटरनल ऑडिट सर्विसेज ले सकते हैं। तो इंटरनल ऑडिट का फंक्शन ये है कि ये एम्प्लॉय से भी कंडक्ट करवाई जा सकती है और आउटसोर्स भी की जा सकती है। देन सेकंड फंक्शन है असिस्ट मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की मदद करता है इंटरनल ऑडिट इन अचीविंग कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के जो मकासद हैं, जो मिशन है, जो विजन है, उनको हासिल करने में इंटरनल ऑडिट का बड़ा अहम रोल है। क्यों? देखें, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो मिशन है, जो विजन है, उसको अचीव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक काम करे। ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉई पर्सनल बेनिफिट ना ले रहा हो, ऑर्गेनाइजेशन में कोई मिस एप्रोप्रिएशन ना हो, कोई चोरी ना हो रही हो, कोई गलत इस्तेमाल ना हो रहा हो, वेस्टेज ना हो रही हो रिसोर्सेज की। अगर आप रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हर एक्टिविटी कायदे और कानून के मुताबिक हो रही है, बनाई हुई पॉलिसीज़ के मुताबिक हो रही है, देन इट इज़ पॉसिबल कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे। तो इंटरनल ऑडिट का तो मकसद ही यही है कि चेक करते रहना, मॉनिटर करते रहना, करेक्ट करते रहना, इवन करेक्ट करना, रिपोर्ट देना, अप्रेज करना, इवैल्यूएट करना, ताकि हर चीज़ को जो प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक सेट किया जाए। तो इससे क्या होता है जी, इंटरनल ऑडिट की वजह से मैनेजमेंट को मदद मिलती है कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, क्योंकि ये सिर्फ ओपिनियन लेने के लिए नहीं है। जैसा कि एक्सटर्नल ऑडिट सिर्फ ओपिनियन लेने के लिए होती है, इंटरनल ऑडिट ओपिनियन के लिए नहीं है। इंटरनल ऑडिट में आप चीज़ों को करेक्ट भी करवाते हैं, इंश्योर करवाते हैं कि चीज़ें कायदे और कानून के मुताबिक हों। तो जाहिर सी बात है, जब इस चीज़ की इंश्योरिटी होगी, मॉनिटरिंग होगी, करेक्ट किया जाएगा चीज़ों को, तो सब चीज़ें जब रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक होना शुरू होंगी तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफाइंड गोल हैं वो हासिल होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी, इट हेल्प्स टू मेंटेन और एस्टैब्लिश द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का होगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में आप जानते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब एक ऐसा सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का जो इस बात को इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक काम करे।
ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वैसे काम करे जैसे उसे करना चाहिए, जिस मकसद के लिए उसे बनाया गया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स, इनको इम्प्लीमेंट करके आप ऑर्गेनाइजेशन को, कॉरपोरेशन को अच्छी तरह गवर्न कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, गुड गवर्नेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इंटरनल ऑडिट एक स्टेप है कि अगर आप इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट करते हैं तो आप गुड गवर्नेंस जो है उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कायदे और कानून के मुताबिक चला सकते हैं। तो इंटरनल ऑडिट एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। इसका फंक्शन ये है जी कि एक्सटर्नल ऑडिट जो है ना, एक्सटर्नल ऑडिट, उसमें ऑडिटर रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक काम करता है, जो उसे ICAP रूल्स देती है, जो कंपनीज एक्ट उसे बताता है, जो कंट्री स्पेसिफिक रूल्स हैं उनके मुताबिक काम किया जाता है। उसमें स्कोप लिमिट नहीं किया जा सकता, एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन इंटरनल ऑडिटर से आप चाहें तो जो मर्ज़ी काम ले सकते हैं। वो स्टेटमेंट्स, वो रिपोर्ट्स जिनको एक्सटर्नल ऑडिटर चेक नहीं करता, रिपोर्ट्स ऑन स्टेटमेंट, उन स्टेटमेंट्स के बारे में रिपोर्ट ले सकते हैं, ओपिनियन ले सकते हैं, विच आर नॉट ऑडिटेड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर। जो रिपोर्ट्स, जो स्टेटमेंट एक्सटर्नल ऑडिटर के स्कोप में नहीं आती, आप उन स्टेटमेंट्स के बारे में, उन अकाउंट्स के बारे में भी इंटरनल ऑडिटर की राय ले सकते हैं, रिपोर्ट ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है फिर अगर ऐसा किया जाएगा तो इंटरनल ऑडिटर जो है वो तो फिर मैनेजमेंट के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर काम करेगा। मतलब कहने का कि आप उससे ओपिनियन लेंगे, उसकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, उससे डेफिशिएंसीज़ का पता चलवाएंगे, उसको आप कहेंगे भाई हमें बताओ कि कंपनी में कहाँ कहाँ पर डेफिशिएंसी है, कहाँ कहाँ पर वायलेशन है, कहाँ कहाँ पर मिस स्टेटमेंट हो रही है। तो इंटरनल ऑडिट उन स्टेटमेंट्स के बारे में भी रिपोर्ट प्रोवाइड करता है जिन स्टेटमेंट्स के बारे में एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो अपनी रिपोर्ट नहीं देता, क्योंकि वो उसके दायरा कार में नहीं आती। और ना ही एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए हमने डिस्कस किया है कि पॉसिबल होता है कि हर स्टेटमेंट को चेक किया जाए, हर अकाउंट बैलेंस को चेक किया जाए। एक्सटर्नल ऑडिटर सिर्फ उन्हीं चीज़ों को चेक करता है जो उसके स्कोप में आती हैं, जितना उसके पास टाइम होता है। नेक्स्ट है जी, रिड्यूस द वर्क बर्डन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। अगर किसी कंपनी में इंटरनल ऑडिट हो रहा हो, बेशक वो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बनाकर इंटरनल ऑडिट करवा रहे हों या इंटरनल ऑडिट उन्होंने आउटसोर्स किया हो, जिस कंपनी में इंटरनल ऑडिट हो रहा होता है, इंटरनल ऑडिट हो रहा होता है, वहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिटर ऑडिट जब करता है तो वो ऑडिट प्रोसीजर्स कम अप्लाई करता है, कंसिडरिंग कि वो समझता है भाई पहले यहाँ पर इंटरनल ऑडिट सारा साल होता रहा है, तो कई ऐसे प्रोसीजर्स हैं, कई ऐसे जो हैं वो ऑडिट के ऐसे स्टेप्स हैं, ऐसे प्रोसीजर्स हैं, जैसे आपने पढ़ा था ऑडिट स्टैंडर्ड्स, कई ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो फॉलो किए जा रहे होते हैं। तो ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिटर को फिर वो स्टैंडर्ड्स, वो रूल्स, वो एक्टिविटीज़, वो प्रोसीजर्स दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो रिलाई कर लेता है कि भाई इस पर इंटरनल ऑडिट भी हुआ हुआ है, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट भी इसके बारे में जो है वो हो चुकी हुई है, तो वो रिलाई करेगा तो जाहिर सी बात है एक्सटर्नल ऑडिटर का वर्क बर्डन रिड्यूस हो जाएगा। वर्क बर्डन रिड्यूस होने की वजह से एक्सटर्नल ऑडिटर फ़ी भी कम चार्ज करता है। उन कंपनी से एक्सटर्नल ऑडिटर कम फ़ी चार्ज करता है जहाँ पर प्रॉपर इंटरनल ऑडिट हो रहा होता है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के ज़रिए या आउटसोर्सिंग के ज़रिए। देन इंटरनल ऑडिटर, क्योंकि सारा साल आपके साथ अटैच रहते हैं इंटरनल ऑडिटर्स, आप इंटरनल ऑडिटर को एक्सपर्ट होने के नाते यूज़ कर सकते हैं कि आप उनसे एडवाइसेस ले सकते हैं, सजेशंस ले सकते हैं। अगर आपको अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग के मामले में, ऑडिटिंग के हवाले से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्टिंग के हवाले से किसी भी किस्म की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो इंटरनल ऑडिटर हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बिकॉज ही इज़ एक्सपर्ट इन अकाउंटेंसी, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर जो हैं वो अकाउंटेंसी की फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। नॉर्मली उन्हीं को इंटरनल ऑडिट के लिए हायर किया जाता है। तो जब इंटरनल ऑडिटर आप हायर करते हैं तो आपको ये बेनिफिट होता है कि आप उनसे अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की इम्प्लीमेंटेशन में मदद ले सकते हैं, उनकी गाइडेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप देखें मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, दैट इज़ डिज़ाइनिंग द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। इंटरनल ऑडिट जो है ये इंटरनल ऑडिटर हेल्प करते हैं रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को डिज़ाइन करने में। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए दैट
इज़ फॉर मैनेजिंग द रिस्क। तो ये सिस्टम जो है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये डिज़ाइन करना, ये बनाना जो है, ये इंटरनल ऑडिट के स्कोप में आता है, उनके फंक्शंस में आता है। अब ये रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं, फिर हम लास्ट फंक्शन पढ़ते हैं जी। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ये देखें आपके सामने इसकी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। एक प्रोसीजर है जिसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, टाइमली आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में क्या किया जाता है, फ्यूचर असेसमेंट की जाती है, फ्यूचर के बारे में आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि फ्यूचर में कंपनी को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती हैं, क्या रिस्क जो है वो फेस करना पड़ सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर रिस्क के बाद रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है जी, रिव्यू ऑफ कंपनी पॉलिसीज़। इन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए पॉलिसीज़ बनाता है। उससे पहले क्या किया जाता है, कंपनी की पॉलिसीज़ को रिव्यू किया जाता है कि क्या कोई एक्शन कंपनी की पॉलिसीज़ के मुताबिक है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, रिस्क ये है जी, फ्यूचर रिस्क ये असेस किया जाता है कि कंपनी को फ्यूचर में कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है और कंपटीशन में जो कंपनीज़ हैं वो अपनी प्राइसेस को डाउन कर रही हैं, कम कर रही हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आप सिंपली ये कह देंगे भाई कि फ्यूचर में आपको प्राइसेस के हवाले से रिस्क फेस करना पड़ेगा तो आपको प्राइसेस कम कर देनी चाहिए, नहीं, पहले उसके मुताबिक कंपनी की पॉलिसीज़ देखी जाएंगी। अब कंपनी की फॉर एग्जांपल पॉलिसी है जी, कंपनी क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करती, कंपनी की प्राइसेस जो हैं वो रीज़नेबल प्रॉफिट के साथ सेट की जाती हैं और कंपनी क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करती, तो फिर कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक आप फैसला ये करेंगे कि कंपनी को प्राइसेस कम नहीं करनी, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है भाई हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और प्राइसेस जो है वो रीज़नेबल प्रॉफिट के साथ ही चार्ज करेंगे। तो ये नहीं कि कंपैटिटर को देखते हुए आप कहेंगे आप भी प्राइसेस कम कर दें, ज़ाहिर सी बात है प्राइसेस कम करेंगे तो आपकी प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा या लॉस होना शुरू हो जाएगा, फिर आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो हर चीज़ का फ़ैसला कंपनी की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसी सजेशन जो कंपनी की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो, दैट इज़ नॉट वर्केबल। तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, जिसमें टाइमली आइडेंटिफिकेशन किया जाता है फ्यूचर रिस्क का, फिर कंपनी की पॉलिसीज़ को देखने के बाद रिकमेंडेशन दी जाती हैं ताकि इन रिस्क के जो डिसएडवांटेजेस हैं उनसे बचा जा सके, उनको मिटिगेट किया जा सके, उनको रोका जा सके, उनको अवॉइड किया जा सके। तो इसका मतलब है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंटरनल सिक्योरिटी का काम करता है जो उसे एक्सटर्नल फोर्सेस से बचाता है, एक्सटर्नल एनिमी से बचाता है, उसे ये सजेशन देता है कि उसने किस तरह मुकाबला करना है एक्सटर्नल एनिमीज़ का। तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाना दैट इज़ द स्कोप और फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिट। ऐसा सिस्टम बनाना जो कि फ्यूचर को असेस करे और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, फ्यूचर रिस्क जो हैं उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको रोके, उससे बचने के तरीके बताए। तो ये फंक्शन है इंटरनल ऑडिटर्स का कि वो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को डिज़ाइन करें। डिज़ाइन करने के बाद, सजेशन देने के बाद उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना कि क्या ये जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है ये आपके ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहा है या नहीं। मतलब जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है फ्यूचर कॉन्टीजेंसीज़ को मीट करने के लिए, फ्यूचर रिस्क के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उससे बचने के लिए, तो क्या ये आपके ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो रिव्यू ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को रिव्यू करना टू इंश्योर दैट सिस्टम इज़ मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इस बात की यकीन दहानी के लिए कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अपने मकासद को पूरा कर रहा है, इज़ मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, अपने मकासद को पूरा कर रहा है। मतलब रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में अगर वक्त के साथ साथ कोई तब्दीली, कोई अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड है तो ये भी काम किसका है, इंटरनल ऑडिटर का है कि वो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को रिव्यू करें और उसमें वक्त के साथ साथ जो तब्दीली, जो अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है उसको पूरा करें, उसको रिव्यू करें। उम्मीद है आपने स्कोप और फंक्शंस को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मैं ज़रा क्विकली इसे रिवाइज करवा दूं आपको। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रोवाइडेड ईदर बाय एम्प्लॉय ऑफ द एंटिटी और सोर्स फ्रॉम एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। Internal audit assists management in achieving corporate objective, its mission and its visions. It helps to maintain or establish the corporate governance, एक good governance का environment create करने में internal audit जो है वो help करता है।
इसमें इंटरनल ऑडिटर्स जो हैं वो रिपोर्ट देते हैं, ओपिनियन देते हैं, अप्रेजल देते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं उन स्टेटमेंट्स के बारे में, उन रिकॉर्ड्स के बारे में जिसके बारे में एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो रिपोर्ट्स नहीं देता, क्योंकि वो उसके स्कोप से बाहर होती हैं। फिर इंटरनल ऑडिट का वर्क करना, उसका एक्टिविटी परफॉर्म करना एक्सटर्नल ऑडिटर के वर्क को रिड्यूस कर देता है, वर्क बर्डन उसका कम हो जाता है। फिर इंटरनल ऑडिटर से आप सजेशन ले सकते हैं, एडवाइसेस ले सकते हैं अकाउंटिंग के हवाले से, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हवाले से, और ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में जो डेफिशिएंसीज़ हैं उनको ओवरकम करने के लिए आप उनसे सजेशन ले सकते हैं। फिर इंटरनल ऑडिट का मकसद जो है वो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को डिज़ाइन करना है, और डिज़ाइन करने के बाद उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना है ताकि जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं उनको किया जा सके। तो आउटलाइन के मुताबिक अगर आप देखें तो हमने आउटलाइन के मुताबिक 3 टॉपिक जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, मीनिंग्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड स्कोप और फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑडिट। अब हम डिस्कस करते हैं जी लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट, कि इंटरनल ऑडिट की क्या लिमिटेशंस हैं, इंटरनल ऑडिट की क्या लिमिटेशंस हैं, इनको डिस्कस करते हैं जी। फर्स्ट लिमिटेशन है जी, क्योंकि इंटरनल ऑडिट यूजुअली परमानेंट एम्प्लॉयज़ कंडक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं इंटरनल ऑडिट आम तौर पर उनसे करवाया जाता है। अगर उनसे करवाया जाएगा तो दे आर फियर्ड फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। जाहिर सी बात है जब वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय बनकर काम करेंगे, परमानेंट एम्प्लॉय बनकर काम करेंगे, तो उन पर टॉप मैनेजमेंट का डर होगा कि कहीं उन्हें जॉब से निकाल ना दिया जाए अगर उन्होंने फेयर ओपिनियन दे दी, अगर उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन दे दी, किसी पर इल्ज़ाम लगा दिया, कोई डेफिशिएंसी हाईलाइट कर दी, किसी का फ्रॉड उन्होंने हाईलाइट कर दिया। तो इंटरनल ऑडिट जो है वो यूजुअली परमानेंट एम्प्लॉयज़ कंडक्ट करते हैं, इस वजह से उन पर टॉप मैनेजमेंट का फियर होता है, डर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटरनल ऑडिट में जो आपके मकासद होते हैं कि आप मॉनिटरिंग करें, आप रूल्स एंड रेगुलेशन की इम्प्लीमेंटेशन करें, इंश्योर करें कि हर चीज़ ट्रू एंड फेयर हो रही हो, हर चीज़ कायदे और कानून के मुताबिक हो रही हो, फिर उसके बारे में फेयर ओपिनियन लेना। यहाँ पर थोड़ा रिस्क हो जाता है कि जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, उन पर डर होता है, इस वजह से वो बायस्ड ओपिनियन दे सकते हैं, किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं जो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं उस पर। फिर आम तौर पर दे आर नॉट प्रोफेशनली क्वालिफाइड, वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं होते। देखिए एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए तो जो रिक्वायरमेंट है ना कि उनकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होना चाहिए, उनके बाकायदा गवर्निंग बॉडीज़ हैं, ICAP है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान है जो रेगुलेट करता है एक्सटर्नल ऑडिटर्स को। इस तरह कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट पाकिस्तान है जो रेगुलेट करता है एक्सटर्नल ऑडिटर को। लेकिन यहाँ पर इंटरनल ऑडिट को रेगुलेट करने वाला, इन्हें वॉच करने वाला, इनकी एक्टिविटीज़ को लुक आफ्टर करने वाला, सुपरवाइज़ करने वाला कोई इदारा नहीं होता। तो दैट्स वाई ये प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं होते। तो देयर में बी अ लिमिटेशन इन देयर नॉलेज एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज। तो एक रुकावट ये है, एक लिमिटेशन ये है कि इनके पास लिमिटेड नॉलेज होता है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी कम होती हैं, इसलिए हम इंटरनल ऑडिट से वो मकासद हासिल नहीं कर सकते जिन मकासद के लिए हम इंटरनल ऑडिट करवाना चाहते थे। फिर लिमिटेशन ये है जी कि इंटरनल ऑडिट में रिपोर्ट ओनली टू द मैनेजमेंट, रिपोर्ट सिर्फ इंटरनल ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो सिर्फ इंटरनली जो है वो यूज़ की जाती है, इंटरनली उसे अवेलेबल किया जाता है, मैनेजमेंट को रिपोर्ट दी जाती है। एक्सटर्नल आउटसाइड पार्टीज़, कंपनी के मेंबर्स, ऑनर्स, गवर्निंग अथॉरिटी, हुकूमत का कोई इदारा, उनको ये रिपोर्ट नहीं दिखाई जाती। तो देखिए मैनेजमेंट अगर खुद इन्वॉल्व हो अनफेयर मीन्स में, अनफेयर प्रैक्टिसेस में, मॉल प्रैक्टिसेस में, अगर ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व हो और इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट भी उन्हीं को जाए, तो जाहिर सी बात है फिर करेक्शन करने का, इंश्योर करने का और फिर कंपनी के सिस्टम को इम्प्रूव करने का जो मकसद है वो हासिल नहीं किया जा सकेगा। तो ये इसमें फ़्लॉ है कि इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती, ये मैनेजमेंट के पास रहती है। जब मैनेजमेंट के पास रहती है तो उन पर किसी का डर नहीं होता। इंटरनल ऑडिट की लिमिटेशन कैसे कंट्रोल की जा सकती हैं? टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत को यकीन दहानी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है, सही काम अमल ये है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन शुड हैव अ ड्यूअल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इंटरनल ऑडिट में जो रिपोर्टिंग है वो दो तरह से होनी चाहिए। रिपोर्ट बोथ टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को रिपोर्ट देने के साथ साथ दोज हु चार्ज विद गवर्नेंस, जो ऑर्गेनाइजेशन के अदर रिस्पॉन्सिबल्स हैं उनको भी ये रिपोर्ट जानी चाहिए, जैसा कि ऑडिट कमेटी है उसको भी रिपोर्ट मिलनी चाहिए।
ऑडिट कमेटी के बारे में भी हम इंशाल्लाह ताला कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ऐसी कमेटी है जो कि जिनका इख्तियार होता है कंपनी के टॉप मैनेजमेंट पर भी और मिडल लेवल और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स पर भी। इंटरनल ऑडिट की लिमिटेशंस के बावजूद इंटरनल ऑडिट जो है इसका करवाना, इसके नंबर ऑफ़ बेनिफिट्स हैं, इसकी 3 अगर लिमिटेशंस हैं तो इसके मोर देन 10 एडवांटेजेस भी हैं। इसके स्कोप से आप अंदाज़ा लगा लें, इसके स्कोप का मतलब इसके एडवांटेजेस हैं, इसके फ़ायदे हैं। तो इंटरनल ऑडिट के बेशक लिमिटेशंस हैं, बट ओवरऑल इंटरनल ऑडिट करवाना ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, हेल्दी एक्टिविटी है, बेनिफिशियल है। तो देखें जी, हम मीनिंग्स ऑफ इंटरनल ऑडिट डिस्कस कर चुके हैं, रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट डिस्कस कर चुके हैं, स्कोप और फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिट डिस्कस कर चुके हैं, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिट डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं जी आउटसोर्सिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट की तरफ। आउटसोर्सिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट, जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आउटसोर्सिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट का मतलब ये है जी कि इंटरनल ऑडिट जो है वो परमानेंट एम्प्लॉई से ना करवाया जाए, बल्कि आउटसोर्स किया जाए किसी एक्सटर्नल पार्टी से, इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। जिस तरह एक्सटर्नल ऑडिट की सर्विसेज जो हैं वो ऑडिट फर्म्स प्रोवाइड करती हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स प्रोवाइड करते हैं, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह आप इंटरनल ऑडिट की सर्विस भी एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हैं, एक्सपर्ट से ले सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो एक्सटर्नल ऑडिट की सर्विसेज देते हैं, आप उनसे इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर इंटरनल ऑडिट जो है वो किसी एक्सटर्नल पार्टी से करवाया जाए, उनको कहा जाए भाई आप मॉनिटरिंग करें, आप अप्रेज़ल करें, आप इवैल्यूएशन करें, एग्जामिनेशन करें, हमें रिपोर्ट दें अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में, तो ऐसे अमल को जब आउटसोर्स किया जाता है तो हम इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ सब कॉन्ट्रैक्टिंग। इंटरनल ऑडिट बाय एक्सटर्नल ऑडिट सर्विस प्रोवाइडर, वो जो एक्सटर्नल ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले होते हैं, अगर आप उनसे इंटरनल ऑडिट करवाएं तो दिस इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग। Internal audit by external or independent service providers is called outsourcing of internal audit. It is also called subcontracting. Large accountancy firms, जो बड़ी बड़ी accountancy firm हैं, they provide the service of internal audit. अब नोट देखें यहाँ पर लिखा है, जैसा कि आपने पहले भी डिस्कस किया है, जो आपका लेक्चर था समर वेकेशन से पहले, प्रोफेशनल एथिक्स एंड थ्रेट्स टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, उसमें हमने सेल्फ रिव्यू थ्रेट पढ़ा था। सेल्फ रिव्यू थ्रेट के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये ऐसा थ्रेट है जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो अपनी इंटेग्रिटी पर कंप्रोमाइज़ कर लेता है, अपने जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसकी कॉम्पिटेंसी है, उस पर कंप्रोमाइज़ कर लेता है। ऐसा कब होता है? अगर एक्सटर्नल ऑडिट उसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म या अकाउंटेंसी फर्म से करवा लिया जाए जिनसे आप ऑलरेडी सर्विसेज ले रहे होते हैं, मतलब जिनसे आप इंटरनल ऑडिट सर्विसेज ले रहे हैं, अगर आप उन्हीं से एक्सटर्नल ऑडिट करवा लें बाद में। इंटरनल ऑडिट तो पूरा साल आपने करवाया, अब एक्सटर्नल ऑडिट आप साल के एंड पर उन्हीं से करवा लेते हैं जिनसे आप ऑलरेडी इंटरनल ऑडिट सर्विसेज ले चुके होते हैं, तो इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट होगा। टू अवॉइड द थ्रेट्स टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक, द सेम अकाउंटेंसी फर्म, सेम अकाउंटेंसी फर्म का मतलब है वही फर्म जिससे आपने इंटरनल ऑडिट करवाया था, शुड नॉट बी अपॉइंटेड फॉर एक्सटर्नल ऑडिट, सेम फर्म को एक्सटर्नल ऑडिट के लिए अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए। अगर वही फर्म जिससे आपने इंटरनल ऑडिट करवाया था उसी को आप एंड पर एक्सटर्नल ऑडिट के लिए भी अपॉइंट कर लेते हैं तो इट विल क्रिएट सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब है आप रिज़ल्ट्स उन्हीं से इवैल्यूएट करवा रहे हैं, रिज़ल्ट्स के बारे में उन्हीं से ओपिनियन ले रहे हैं जो इससे पहले रिज़ल्ट्स बनाने के ज़िम्मेदार थे। तो इंटरनल ऑडिट सर्विसेज जो हैं जिनसे ली जाती हैं उनको एक्सटर्नल ऑडिट के तौर पर अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए। उम्मीद है आपने आउटसोर्सिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट को भी अंडरस्टैंड कर लिया होगा। हम आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि बहुत ही अहम टॉपिक है, टेक्निकल डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट में फ़र्स्ट डिफरेंस है जी ऑब्जेक्टिव का। देखें, एक्सटर्नल ऑडिट का मकसद क्या होता है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में इंडिपेंडेंट ऑडिटर की ओपिनियन लेना होती है, जस्ट टू टेक ओपिनियन, राय लेनी है किसी इंडिपेंडेंट पर्सन की, ये सोल ऑब्जेक्टिव होता है एक्सटर्नल ऑडिट का।
जबकि इंटरनल ऑडिट का मकसद है बिज़नेस के ऑपरेशंस को इम्प्रूव करना, बेहतरी लेकर आना। एक्सटर्नल ऑडिट में जस्ट ओपिनियन लेना, जबकि इंटरनल ऑडिट में बिज़नेस के ऑपरेशंस को इम्प्रूव करना, अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को बेहतर बनाना, ये इंटरनल ऑडिट का मकसद है। फोकस क्या है जी? एक्सटर्नल ऑडिट का जो फोकस है वो सिर्फ़ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। दैट्स वाई जो ओपिनियन है वो भी सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से ही होता है और वही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। जबकि इंटरनल ऑडिट का जो फोकस है वो सिर्फ अकाउंटिंग नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, बल्कि एंटायर बिजनेस ऑपरेशंस, अकाउंटिंग से लेकर ह्यूमन रिसोर्स तक, एडवर्टीजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, हर सिस्टम, हर ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का उसको फोकस किया जाता है। दैट्स वाई, क्योंकि हर सिस्टम में ये चेक किया जाता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, तो इसलिए हम कहते हैं जी इंटरनल ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव है ना वो बिज़नेस ऑपरेशंस को इम्प्रूव करना है, जस्ट ओपिनियन लेना नहीं है। एक्सटर्नल ऑडिट में जो रिपोर्ट है वो मैनेजमेंट को भी की जाती है और मेंबर्स को भी की जाती है और पब्लिकली भी अवेलेबल होती है। मैनेजमेंट भी उसको पढ़ सकती है, मेंबर्स को एड्रेस किया जाता है, मेंबर्स मतलब ऑनर्स, शेयर होल्डर्स को एड्रेस किया जाता है और वो एक्सटर्नल ऑडिट की रिपोर्ट पब्लिकली भी अवेलेबल होती है। कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी उसको पढ़ सकती है, कंपनी के बारे में जान सकती है कि कंपनी के बारे में एक्सटर्नल ऑडिटर ने क्या ओपिनियन दिया। जबकि इंटरनल ऑडिट के हवाले से ओनली टू द मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स एंड ऑडिट कमेटीज, सिर्फ और सिर्फ कंपनी की जो इंटरनल मैनेजमेंट है, दोज हु चार्ज विद गवर्नेंस हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट है, इंटरनली सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ये रिपोर्ट की जाती है। ये रिपोर्ट पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती। फिर वही बात जिस स्कोप के हवाले से कि इसमें जो वर्क है, जिसको स्कोप है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के गिर्द घूमता है, जबकि यहाँ पर जो वर्क रिलेटेड टू द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के सारे ऑपरेशंस के हवाले से इंटरनल ऑडिट किया जाता है, उसका चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। फिर बड़ा टेक्निकल डिफरेंस है जी कि एक्सटर्नल ऑडिट में हमने पढ़ा है कि एक्सटर्नल ऑडिट मटेरियल एस्पेक्ट्स के हवाले से होता है, सिर्फ मटेरियल ट्रांजैक्शंस को चेक किया जाता है जिनमें मटेरियल अमाउंट्स इन्वॉल्व होती हैं। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को चेक नहीं किया जाता। एक तो सैम्पलिंग की जाती है, दूसरा सिर्फ मटेरियल आइटम्स को, अहम नौयत की जो आइटम्स हैं, अमाउंट्स हैं, सिर्फ उनको चेक किया जाता है। तो एक्सटर्नल ऑडिट में एक मटीरियलिटी लेवल होता है, एक थ्रेशहोल्ड, एक कट ऑफ पॉइंट होता है जिससे बिलो की अमाउंट को चेक नहीं किया जाता, कंसिडरिंग कि हम समझते हैं भाई सिर्फ उन्हीं चीज़ों का इफेक्ट होगा जो मटीरियल हैं। जबकि इंटरनल ऑडिट में कोई मटीरियलिटी लेवल नहीं होता, कोई मटीरियलिटी लेवल, कोई थ्रेशहोल्ड पॉइंट सेट नहीं किया जाता। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को चेक किया जाता है, चाहे वो छोटी अमाउंट है चाहे वो बड़ी अमाउंट है। टाइप ऑफ एक्टिविटी कौन सी है जी? नेचर ऑफ एक्टिविटी कौन सी है? एक्सटर्नल ऑडिट की जो एक्टिविटी है ये रिस्क बेस्ड वर्क है। रिस्क बेस्ड वर्क का मतलब ये है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें न्यूमरस ट्रांजैक्शंस हैं, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, हर किसी को चेक नहीं किया जा सकता। तो एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करता है? रिस्क बेस्ड वर्क परफॉर्म करता है। रिस्क बेस्ड वर्क का मतलब ये है कि उसके पास तो होते ही 20, 25, 30 दिन होते हैं एक्सटर्नल ऑडिट करने के लिए, तो वो असेस करता है कि कहाँ पर रिस्क हो सकता है, कहाँ पर चांसेस हो सकते हैं मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स के। तो जहाँ पर उसे लगता है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, गलती के इम्कानात हो सकते हैं, मिस स्टेटमेंट के चांसेस हो सकते हैं, वो सिर्फ उन आइटम्स को, उन ट्रांजैक्शंस को, उन अकाउंट बैलेंसेस को चेक करता है जहाँ पर उसके ख्याल से रिस्क होता है। रिस्क मतलब गलती के चांसेस, फ्रॉड के चांसेस, मिस स्टेटमेंट के, मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं। तो ये ऑडिटर की पर्सनल जजमेंट होती है कि कहाँ पर रिस्क ज़्यादा है और कहाँ पर रिस्क कम है। जहाँ पर उसे लगता है कि रिस्क कम है वो उन आइटम्स को चेक नहीं करता, और जहाँ पर उसे लगता है रिस्क ज़्यादा है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स के इम्कानात ज़्यादा हैं, वो उन आइटम्स को डिटेल से चेक करता है। अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट टॉपिक में जब लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट डिस्कस की थी उसमें भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि एक्सटर्नल ऑडिट में ये लिमिटेशन है कि वो 100% आइटम को चेक नहीं करता, फिर रिस्क असेसमेंट करता है
तो एक्सटर्नल ऑडिटर एक ह्यूमन बीइंग है, उससे असेसमेंट करने में गलती हो सकती है कि वो जिन चीज़ों को रिस्की समझ रहा था, हो सकता है उसमें मिस एप्रोप्रिएशन ना हुई हो, मिस स्टेटमेंट ना हुई हो, कोई फ्रॉड ना हुआ हो, और जिन चीज़ों को वो समझ रहा था कि यहाँ पर रिस्क होगा नहीं होगा, वहाँ पर शायद मिस स्टेटमेंट की जाए, वहाँ पर शायद मैनिपुलेशन और मिस एप्रोप्रिएशन हो, रूल्स की खिलाफ वर्जी हो। तो एक्सटर्नल ऑडिट वर्क जो है वो रिस्क बेस्ड वर्क है। हर कंपनी, हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाएगा और हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सेपरेटली देखा जाएगा कि उसमें रिस्क है या नहीं है, फिर उसको उस लिहाज से चेक किया जाएगा। जबकि इंटरनल ऑडिट वर्क जो है ये प्रोसीजरल वर्क है। प्रोसीजरल वर्क जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स में रूटीन में पेपर वर्क होता है, रूटीन में 9 to 5 एक्टिविटीज़ डिवाइडेड होती हैं, रूटीन एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। कंस्ट्रक्टिव नेचर, जैसा कि अकाउंटिंग की कंस्ट्रक्टिव नेचर है, आपके ऑपरेशंस की कंस्ट्रक्टिव नेचर है, परचेजिंग का एक सिस्टम है, भाई इस तरह परचेज़ किया जाएगा, ये वो स्टेप्स होंगे जो फॉलो करने हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो प्रिपेयर करने हैं। इस तरह अकाउंटिंग में एक नेचर है, प्रोसीजर है, भाई पहले आपने ट्रांजैक्शन उसका वाउचर देखना है, फिर वहाँ से आपने उसको जर्नल में रिकॉर्ड करना है, फिर लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस में, फिर आपने एडजस्टमेंट्स करनी है, फिर क्लोजिंग करनी है, फिर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाना है, फिर फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। एक प्रोसीजर होता है। इंटरनल ऑडिट एक प्रोसीजरल वर्क है जिसमें प्रोसीजर के लिहाज से हर एक्टिविटी को ऑडिट किया जाता है, चेक किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है। तो ये बड़ा टेक्निकल डिफरेंस है कि एक्सटर्नल ऑडिट रिस्क बेस्ड अप्रोच यूज़ की जाती है, जबकि इंटरनल ऑडिट में प्रोसीजरल वर्क होता है। अगर रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक्सटर्नल ऑडिट जो है ये स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड होता है। जैसा कि पाकिस्तान में हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान में स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है। आप प्रीवियस लेक्चर स्टैट्यूटरी एंड ऑडिट एंड रेगुलेशन में देख सकते हैं कि हमने स्टैट्यूटरी ऑडिट इन पाकिस्तान के हवाले से पढ़ा कि पाकिस्तान में ऑडिट करवाना कि इनके लिए लाजमी है। तो एक्सटर्नल ऑडिट तो स्टैट्यूटरी किया जा सकता है, किसी मुल्क का कानून, उसमें जो कंपनीज़ को रेगुलेट करने वाले इदारे हैं वो कंपनीज़ पर, बिजनेसेस पर कंपल्शन लगा सकते हैं, स्टैट्यूटरी कर सकते हैं, भाई आपने ऑडिट लाजमी करवाना है। लेकिन इंटरनल ऑडिट जो है ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी कानून में इंटरनल ऑडिट करवाना जो है वो लाजमी नहीं है। पर्टिकुलरली पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इंटरनल ऑडिट करवाना जो है वो लाजमी नहीं है। फिर ये जनरल सा डिफरेंस है जी। एक्सटर्नल ऑडिट जो है ये आप ओनली एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर से करवा सकते हैं। सिर्फ इंडिपेंडेंट पर्सन जो होंगे, इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर्स जो होंगे, सिर्फ उन्हीं से एक्सटर्नल ऑडिट करवाया जा सकता है। जबकि इंटरनल ऑडिट के लिए के हवाले से आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। आप चाहें तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ से इंटरनली करवा लें और एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर जिसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं, आप इंटरनल ऑडिट आउटसोर्स भी कर सकते हैं। तो ये वो टेक्निकल डिफरेंसेस है जो हमने इंटरनल ऑडिट के हवाले से, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट के डिफरेंस के हवाले से डिस्कस किए। मैं दोबारा एक दफ़ा आपके सामने इनको ब्रीफ कर देता हूँ जी कि एक्सटर्नल ऑडिट का जो फोकस है वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर होता है, जबकि इंटरनल ऑडिट का फोकस जो है वो एंटायर बिजनेस ऑपरेशंस पर होता है। इसका फोकस है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका फोकस है एंटायर बिजनेस ऑपरेशंस। इसका एक्सटर्नल ऑडिट का मकसद जो है वो सिर्फ ओपिनियन लेना होता है, जबकि इंटरनल ऑडिट का मकसद जो है वो बिज़नेस के ऑपरेशंस को इम्प्रूव करना है, बेहतर बनाना है। एक्सटर्नल ऑडिट में रिपोर्टिंग सिर्फ मेंबर्स को की जाती है, पब्लिकली मैनेजमेंट को की जाती है, मेंबर्स को की जाती है और इसे पब्लिकली भी अवेलेबल किया जाता है। जबकि इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सिर्फ इंटरनली मैनेजमेंट के लिए होती है ताकि वो उसे डिसीजन मेकिंग में यूज़ करें। मटीरियलिटी लेवल, एक्सटर्नल ऑडिट में मटीरियलिटी लेवल सेट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही ऑडिट होता है, जबकि इंटरनल ऑडिट में कोई मटीरियलिटी लेवल सेट नहीं किया जाता। एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो रिस्क बेस्ड अप्रोच उसमें होती है, जबकि इंटरनल ऑडिट एक प्रोसीजरल, एक कंस्ट्रक्टिव नेचर की एक्टिविटी है। कंस्ट्रक्टिव प्लस एनालिटिकल आप कह सकते हैं कि चीज़ें परफॉर्म भी की जाती है और उन्हें चेक भी, एनालाइज भी किया जाता है। एक्सटर्नल ऑडिट जो है ये स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड है, जबकि इंटरनल ऑडिट जो है वो स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड नहीं है। और लास्ट पे हमने डिस्कस किया कि इंटरनल ऑडिट, जो एक्सटर्नल ऑडिट है ये सिर्फ एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर से आप कंडक्ट करवा सकते हैं, जबकि इंटरनल ऑडिट जो है ये कंपनी और एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर से भी करवाया जा सकता है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो फिनिश हो गया। इंटरनल ऑडिट के हवाले से हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं आउटलाइन में आपको फिर एक दफ़ा बता दूं कि हमने मीनिंग्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिट, आउटसोर्सिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट, ये टॉपिक जो आपको रेड में नज़र आ रहे हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मीनिंग्स, रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट, स्कोप और फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑडिट,
लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिट, आउटसोर्सिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट और डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम ये 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, असेसमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शंस बाय एक्सटर्नल ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट्स। ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इस चैप्टर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। अपने लेक्चर को वाइंड अप करने के साथ मैं एक छोटी सी हदीस आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। आपने सहाबा से पूछा, क्या सहाबा बताओ मुफलिस कौन होता है, गरीब कौन होता है, मुफलिस कौन होता है? तो सहाबा ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी, वो जिसके पास ऊँट ना हो, जिसके पास दिरहम और दिनार ना हो, वो मुफलिस होता है? आपने फरमाया नहीं, मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नेकियों के अंबार लेकर आएगा, जिसके पास नेकियों के का एक बहुत बड़ा मजमुआ होगा। फिर होगा ऐसा कि अचानक कुछ लोग आएंगे और वो अल्लाह ताला से शिकायत करेंगे कि इस शख्स ने मेरा हक़ मारा था, इस शख्स ने मेरे साथ गलत बयानी की थी, झूठ बोला था, मेरी चुगली की थी, मेरे से बुग़्ज़ रखा था, मेरी जायदाद पे कब्ज़ा किया था, मुझे नुकसान पहुंचाया था। तो अल्लाह ताला कहेंगे तुम इनकी नेकियों में से तुम्हें हिस्सा मिल जाएगा आज। तो वो लोग अपना हिस्सा उसकी नेकियों में से लेना शुरू कर देंगे, यहाँ तक कि इतने हिस्सेदार होंगे कि उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। नेकियां ख़त्म हो जाएंगी लेकिन अभी भी तकाज़ा करने वाले बाकी होंगे। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि तुम अपने गुनाहों का हिस्सा इसके हिस्से में डाल दो। तो वो शख्स जो नेकियां लेकर आया था, उसके हिस्से में जो क्रेडिटर्स होंगे, जिनका पैसा उसने देना था, उनके गुनाह शामिल कर दिए जाएंगे। अब ये शख्स गुनाहों की वजह से, क्योंकि नेकियां तो पहले ही तकसीम हो गई, अब वो शख्स गुनाहों की वजह से जहन्नम में डाल दिया जाएगा। आपने फरमाया ऐसा शख्स मुफलिस होगा। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी मुफलिसी से बचाए, किसी का हक़ मारने से, किसी की ग़ीबत करने से, किसी को नुकसान पहुंचाने से, किसी की बेइज्जती करने से। अल्लाह ताला हमें बचाए और हमें ऐसे मुफलिस होने से बचाए। इस दुआ के साथ मैं अपना लेक्चर वाइंड अप करता हूँ कि आप इस बात पर अमल भी करेंगे और इसे आगे शेयर भी करेंगे। अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।